ननद का ससुराल बहू का मायका। मोहिनी अपने ससुराल से अपने मायके आती है और अपनी माँ को काम करते हुए देखकर कहती है, अरे माँ, क्यों इतना काम करती हो? भैया की उम्र हो गई है, उनकी शादी क्यों नहीं करवा देती हो? अरे मैं तो समझा समझा कर पागल हो चुकी हूँ। तू ही अपने बड़े भाई को समझा, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। आने दो, आज की शाम मैं उनकी खबर लेकर ही रहूंगी। अरे बेटी, खबर तो तू बाद में ले लेना, पहले मुझे ये खबर बता कि तेरा यहाँ आना कैसे हुआ। मेरा यहाँ आना दरअसल बात ये है कि अरे माँ, क्या मैं अपने घर पर आ नहीं सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती है। ये घर तेरा ही तो है, तेरा जब मन करे तू तब यहाँ आ जा। ऐसा कहने के बाद केसरी अपने कामों में लग जाती है। वहीं मोहिनी आराम से सोफे पर लेट जाती है और आराम फरमाने लगती है। शाम को जब कुणाल ऑफिस से आ जाता है, वो बहुत ज्यादा थका होता है, जिसे देखकर मोहिनी कहती है, अरे भैया, आ गए आप? मुझे आपका ही इंतजार था। देखो तो जरा, मेरे बड़े भैया कितने थक गए हैं। क्यों भैया, आपको नहीं लगता कि आपके आने के बाद आपका ख्याल रखने वाली भी कोई होनी चाहिए? अरे पगली, तू क्या बात कर रही है? माँ है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ओहो भैया, अपना ना सही, कम से कम माँ का तो ख्याल रखो। उनकी हालत तो देखो, घर के काम करते करते क्या हो गई है। फिर मुझे भी एक भाभी चाहिए। अगर तुम सब यही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मेरी नजर में एक लड़की है और मैं उसे पसंद भी करता हूँ। ये सुनते ही मोहिनी और केसरी बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, ऐसी बात है भैया, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने तो हमें कभी बताया भी नहीं। वैसे ये तो बताओ, पैसे वाली है या नहीं? अरे नहीं, वो बहुत गरीब और सीधी सादी लड़की है। अरे भैया, अगर ऐसी बात है तो आप मेरी ननद मोनालिका से शादी कर लो। वो बहुत पैसे वाली है, दहेज में खूब सारा सामान लेकर आएगी। नहीं बहन, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो जीवन भर मेरा साथ निभा सके। मैं शादी करूंगा तो केवल आराध्या से ही करूंगा। ऐसा कहकर कुणाल वहां से चला जाता है, जिसके बाद केसरी को ना चाहते हुए भी आराध्या से कुणाल की शादी करवानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी भी इस बात से खुश नहीं होती। शादी के कुछ दिनों बाद आराध्या घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन मोहिनी घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाती और सारे काम आराध्या से ही करवाती है। एक दिन, ओहो, मेरे सर में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे आराध्या, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, जाओ मेरे लिए कप चाय बना कर ले आओ। मोहिनी के ये कहने के बाद आराध्या चुपचाप उठकर रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। जब देखो मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। इस घर में तो जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। कभी मैडम को चाय चाहिए होती है तो कभी इस्त्री करे हुए कपड़े। आराध्या अपना मन मारकर चाय बनाती है और मोहिनी को दे देती है। ये सब कई दिनों से चल रहा था, जिसके चलते आराध्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन वो अपनी सास केसरी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, माँ जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं देख रही हूँ कि मोहिनी यहीं पर रहती है। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, दरअसल आपने कुछ ज्यादा ही ढील दी है अपनी बेटी के ऊपर। केसरी कुछ कह पाती इससे पहले वहाँ मोहिनी ये सब सुनकर कमरे में आ जाती है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां चल रही हैं। देखो माँ, मैं कहती थी ना कि आराध्या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब तो आपको मेरी बात का यकीन हो गया ना? नहीं मोहिनी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि अरे हाँ हाँ, बस करो, अब और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जान गई। अगर तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ मैं, तो आज ही अपने ससुराल जा रही हूँ। अरे बेटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? तुझे इस घर से जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इस घर से कोई जाएगा तो आराध्या जाएगी। केसरी आराध्या के मना करने के बाद भी उसे उसके मायके भेज देती है, जिसके बाद मोहिनी अपने मायके में आराम फरमाने लगती है। लेकिन आराध्या अपने मायके जाने के बाद भी घर के सारे काम करती है और अपने माता पिता की सेवा भी करती है। अरे बेटी, ऐसी कौन सी बात हो गई जो अचानक से तुझे घर वापस आना पड़ा? कुछ नहीं माँ, आपकी और पिताजी की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा क्यों ना मैं आप दोनों की सेवा करने के लिए घर पर लौट आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, लेकिन समय से अपने ससुराल लौट जाना, क्योंकि एक तरफ पड़ी हुई रोटी भी तवे के ऊपर जल जाती है। उसी प्रकार एक बेटी का भी वही हाल होता है। आराध्या अपनी माँ की कही हुई बात को समझ तो जाती है, लेकिन अपने मन ही मन सोचती है, अरे मेरे ससुराल में तो मेरी नंद कुंडली मार कर बैठी है, ऊपर से वह इतनी अमीर है कि उसके आगे किसी की चलती ही नहीं। क्या हुआ बेटी, तू किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ, चाय का समय हो गया है, मैं आप लोगों के लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ। आराध्या ऐसा कहकर रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी सोफे पर बैठी हुई अपनी माँ से कहती है,
अरे माँ, क्या सारा दिन टीवी पर देखती रहती हो? जाओ जरा 2 कप चाय बना कर ले आओ। मोहिनी की बात सुनकर केसरी रसोई में चली जाती है और चाय बनाते हुए खुद से कहती है, मेरी अमीर बेटी के तो तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मैं इसका क्या करूं? अगर इसे इसके ससुराल भेज दिया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऊपर से राशन भी खत्म हो गया है। केसरी ऐसा सोचकर चाय बनाने के बाद मोहिनी को चाय देते हुए कहती है, अरे बेटी मोहिनी, जरा तुझसे कुछ बात करनी थी। दरअसल बेटी, घर में राशन खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। अच्छा, ऐसी बात है? कोई बात नहीं, मैं आपको राशन डलवाने के लिए पैसे दे देती हूँ। मोहिनी अपने सारे पैसे केसरी को दे देती है। अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचता, जिसके चलते थोड़े दिन बाद केसरी अपनी बेटी को सुनाना शुरू कर देती है। जब देखो सारा दिन सोफे पर लेटी रहती है या फिर अपने खाने की फरमाइश करती रहती है। अरे मेरा घर है ना कि कोई धर्मशाला? शादी के 2 महीने बाद से ही घर पर कब्जा कर रखा है। ये सब अपनी माँ के मुंह से सुनने के बाद मोहिनी को बहुत दुख होता है। आपकी चिंता की खातिर मैं अपना ससुराल छोड़कर मायके आई थी और आप मुझे ऐसी बातें सुना रही हो क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। इससे अच्छा रहता कि मैं यहाँ पर आती ही नहीं। मोहिनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद मोहिनी आराध्या को कॉल करती है। अरे अब इसको क्या हो गया? ये मुझे मेरे मायके में भी नहीं रहने दे रही। आराध्या फोन उठाती है। हेलो भाभी। अरे क्या बात है, आज तो तुमने मुझे मेरे नाम आराध्या से नहीं बुलाया। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप वापस लौट आओ, मैं यहाँ से अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। मुझे ये बात समझ आ गई है कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है और मैं अपनी माँ और अपने भाई के लिए अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी थी। अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना ही काफी है। अगले ही दिन आराध्या अपना बैग लेकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। उसके आने के बाद केसरी उसके साथ अच्छे से बर्ताव करती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी अपना बैग लेकर अपने ससुराल वापस लौट जाती है और अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मानपुर नाम का एक बेहद ही पिछड़ा और गरीब गांव था, जहां सैकड़ों संयुक्त परिवार एक साथ रहा करते थे। उस गांव में कोई किसी का बैरी नहीं था, इसलिए मानपुर गांव के लोग एक दूसरे के प्रति मिलनसार व्यवहार साझा करते थे। मनसुख, जो कि मानपुर गांव के मुखिया थे, अपने परिवार के साथ रहा करते थे। आज उनकी बेटी आध्य विलायत से अपने गांव लौट रही थी, इसीलिए पूरा गांव फूल पत्तियों से सजाया जा रहा था। अरे हर्षू, बद्री, बस भी करो, और कितना सजाओगे इस गांव को? अरे मुखिया जी, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम गरीबों के बस की बात होती तो ये पूरा गांव सितारों की तरह जगमग करता। अचानक पूरे गांव की नजर हाथों से लगेज लेकर चली आ रही आध्या पड़ जाती है, जिसे देखकर मनसुख की आंखें नम हो जाती हैं। अरे मेरी बेटी आ गई तू। आध्या झट से झुककर अपने पिता के पांव छूकर उसे प्रणाम करती है, जिसे देखकर पूरा गांव आध्या के स्वभाव की बड़ाई करते हुए बोलता है, देख लीजिए मुखिया जी, इतने बरस विलायत में रहकर भी आध्या बेटी बिल्कुल भी नहीं बदली। अपने माटी का मोल आज भी रखे हुए है। काका, मैं भले ही देश से दूर थी, मगर मेरी दिल लगी अपने गांव के प्रति मेरा मन आज भी एक सा है। पूरा गांव गढ़ आध्या के आने की खुशी में बड़े उमंग और उत्साह से भर जाता है और देखते ही देखते रात का अंधेरा घिराता है, जिसके बाद सभी अपने अपने घरों की ओर अग्रसर हो जाते हैं और भोर के 4 बजे के पहर औरतों का समुदाय रेवा का दरवाजा पीटती है। अरे रेवा चाची, 4 बज गए हैं, चलना नहीं है क्या? चलो आओ जल्दी। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ, ठहरो जरा। इतने पर मनसुख की पत्नी रेवा विलायत से आई अपनी बेटी आध्या को उठाने लगती है। आध्या बेटी, आध्या चल उठ, भोर के 4 बज गए, शौच के लिए नहीं चलना क्या? एक बार अंजोरा हो गया तो फिर हमारे कदम रात गिरने तक घर में ही बंद हो जाएंगे। आध्या बिना कुछ कहे अपनी माँ रीवा के साथ औरतों की टोली में चल पड़ती है। अरे आध्या बेटी, आज से तुम भी हमारे लोटा पार्टी गैंग का हिस्सा हो। सभी औरतें खाली खेत खलिहान में उतर जाती हैं, मगर आध्या असहज महसूस करती है। ये देखकर सरिता कहती है, अरे आध्या बिटिया, खड़ी रहोगी तो सूरज सर चढ़ जाएगा। अरे जगह टिका कर कहीं भी बैठ जाओ, शर्माओ नहीं, हम सब तो लुगाइयां ही हैं, हमसे कैसा शर्माना। सवेरा होने से पहले सभी औरतें घर लौट आती हैं, मगर आध्या के मन में गांव में शौचालय की कमी को लेकर सैकड़ों सवाल उपन रहे थे। तभी वह अपने पिता मनसुख से पूछती है, पिताजी, इतने बरस बाद मैं गांव लौटी हूँ,
बड़े दुख की बात है कि आज भी यहाँ एक भी शौचालय मौजूद नहीं है। अरे क्या बताऊं आद्या बेटी, हजारों दफा सरकार से अर्जी देकर देख लिया, न तो कोई हमारे गांव में दौरा करने आता है और न सरकार के सामने हमारी सुनवाई है। ऐसे में हम गरीब गांव वालों के पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। जहाँ कल है वहाँ हल भी बाबूजी। जमाना तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा है। पक्के तौर से शौचालय बनाने के लिए एक बड़ी रकम खर्च करनी होगी, मगर बिना रेत बालू सीमेंट के भी सुलभ शौचालय बनाया जा सकता है। ये कैसे मुमकिन है बेटी? विलायत में ज्यादातर घर लकड़ियों के होते हैं। जब इंसान लकड़ी के बने घर में रह सकता है तो लकड़ी से शौचालय क्यों नहीं बना सकता? इससे हमारे समाज की स्त्रियां शौच के दौरान खुद को महफूज तो महसूस करेंगी और खेत खलिहान भी दूषित नहीं होंगे। अरे ये तो बड़ी ही सुनहरी सोच है बेटी, तू चल मेरे साथ। मनसुख अपनी बेटी आध्या को लेकर लकड़हारे बद्री के पास आता है। आध्या बेटी, हमारा बद्री इस गांव का बेहतरीन लकड़हारे के साथ कारीगर भी है। इसके हाथों में लकड़ी का साज सामान बनाने की हस्तकला है। फिर तो बात बन जाएगी। आध्या बद्री से लकड़ी का शौचालय बनाने की बात साझा करती है, जिसे सुनकर बद्री बड़ी बड़ी आंखें किए कहता है, लकड़ी का शौचालय? मगर आद्या बिटिया, मुझे शौचालय का नक्शा अब पूरे तौर से नहीं आता। बद्री काका, जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ब खुद बन जाती है। मैं आपको लकड़ी के शौचालय का स्ट्रक्चर समझाऊंगी भी, और इसे बनाने में और गांव का समुदाय आपकी मदद करेगा। सबसे पहले हम जहाँ शौचालय की नींव धरनी है वहाँ गज भर का गड्ढा खोदकर निकासी प्रणाली का पुख्ता प्रबंध करना होगा। अरे तू चिंता मत कर बेटी, गड्ढा खोदने की जिम्मेदारी हमारी। पूरा मानपुर गांव मिलकर लकड़ी का शौचालय बनाने में जुट जाता है। जहां कोई जमीन में गड्ढा खोदने में भिड़ा होता है तो कोई शौचालय का फाटक बना रहा होता है। वहीं बद्री और आध्या पूरे जोश जुनून के साथ शौचालय का सांचा तैयार कर रहे होते हैं। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गरीब गांव वालों की मेहनत रंग लाती है और लकड़ी का सुलभ शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम गरीबों के गांव में शौचालय बनकर खड़ा है। आद्या बेटी, ये तेरी बुद्धि की देन है। काका, मैंने कुछ नहीं किया। ये लकड़ी का सुलभ शौचालय इस पूरे गांव गढ़ की बड़ी मेहनत का फल है। अगले दिन से गांव का सारा समुदाय उस लकड़ी के शौचालय का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद पूरा गांव सभ्यता की ओर कदम बढ़ाने लगता है। तभी गांव की औरतें आध्या से कहती हैं, आध्या, तुमने आधी उम्र में वो कर दिखाया जो हमारा गरीब गांव ना कर सका। शायद इस गरीबी के दीमक ने हमारे गांव के गरीबों के दिमाग को अपनी गिरफ्त में संभाल लिया था, इसलिए हमारी सोच यहाँ तक पहुंची ही नहीं। हाँ आध्या, जब से ये लकड़ी के शौचालय की नींव हमारे गरीब गांव की धरती पर गड़ी, हम औरतों को खुलेआम शौच की सोच से शर्मसार नहीं होना पड़ता है। देखते ही देखते उस गरीब गांव में बने लकड़ी के सुलभ शौचालय की चर्चा आसपास के सभी गांव में बड़ाई का कारण बन जाता है और कुछ ही दिनों में ये खबर सुर्खियों के साथ सरकार के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद मीडिया मानपुर गांव में आ पहुंचती है। नमस्ते, मेरा नाम निशांत है। मैं मीडिया रिपोर्टर हूँ। आजकल आपके गांव में बना ये लकड़ी के सुलभ शौचालय की खबर चप्पे चप्पे में फैल गई है। कैसे और किन हालातों में आपने ये शौचालय बनाने की सोची? अरे रिपोर्टर साहब, जब सरकार हम जैसे गांव के गरीब लोगों की मुश्किल मुद्दों पर ध्यान नहीं देती तो अंत में मेरी बेटी आध्या की तरकीब और हमारे गांव की समझदारी से हमने ये शौचालय बनवाया है। बाबू साहब, हम गरीब का जीवन तो बस ऐसे ही गुजर बसर होता है क्योंकि सरकार हम जैसे गरीब गांव की मुश्किलों में औंधे मुंह सो जाती है। मीडिया के द्वारा मानपुर गांव का किस्सा आग की तरह धधक उठता है। समय गुजरता है, पूरा गांव अपने आप को लकड़ी से सुलभ शौचालय में ढाल लेता है। 2 बरस बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरकार का एक गठ बड़े बड़े टूकों में लादे बालू, रेत इत्यादि के साथ उस गांव में आकर पक्के शौचालय बनाने का ऐलान करता है। ये सुनकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं। भले हमारे गांव में ईंट पत्थर का पक्का शौचालय बन रहा है, मगर हम गरीब गांव वालों के बुरे दौर में ये लकड़ी का बना सुलभ शौचालय हमारे गांव गढ़ का सारथी ठहरा है, इसलिए ये हमेशा यहीं खड़ा रहेगा। हाय, सरकार का क्या भरोसा, कब हम गरीब पर कहर ढा जाए। फिर पिछले 2 बरस से इस लकड़ी के शौचालय ने हम औरतों की लाज को लुकोए रखा है। हाँ, मैं तुम सभी की बात से सहमत हूँ। भाइयों, इंसान हो या सामान, बुरे वक्त में जो साथ हो उसे अच्छे दिन फिर जाने पर बदलना बेगदरता नहीं।
थोड़े दिनों में सभी के घरों में एक सुलभ शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। बावजूद इसके अक्सर गांव के लोग उस लकड़ी से बने सुलभ शौचालय का इस्तेमाल पूरे तौर से बंद नहीं करते और सालों बाद भी वह लकड़ी का शौचालय मानपुर की माटी पर बिना टस से मस हुए खड़ा नजर आता है। कार्नेलिया गांव में एक बेहद ही गरीब पति पत्नी का जोड़ा रहता था, जिसका नाम केशव और अंजना था। केशव एक मोची था जो जूते चप्पल सीने का काम करता था। भगवान भरोसे कभी कमाई होती तो कभी खाली हाथ ही लौटना पड़ता। उनकी शादी को काफी समय हो चला था, बावजूद उसके उनके कोई संतान नहीं थी। वो दोनों माँ लक्ष्मी के बड़े भक्त थे। रोजाना माँ की पूजा अर्चना करके ही कुछ खाते पीते जैसे तैसे जीवन यापन हो रहा था। रात के पहर अंजना केशव को खाना खिला ही रही थी। थोड़ा सा दाल चावल और ले लो। नहीं भाग्यवान, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है। अब एक भी कौर और नहीं खाया जाएगा। इसी के साथ दोनों एक दूसरे की आंखों में निहारते हुए मन ही मन बातें करने लगते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं भूखी नहीं रह जाऊं, इसके चलते आपने आधा पेट खाना ही खाया है। अंजना, मुझे स्मरण है कि घरेलू साधन बेहद सीमित हैं। ऐसे में मैं तुम्हें भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ। अचानक दोनों दंपति की आंखें डबडबा जाती हैं। उनका दुख आंसू बनकर आंखों से बह जाता है। एक दिन की बात है। सुनो जी, दीपावली आने में केवल 2 ही दिन है। पूरे गांव भर ने खरीदारी कर ली, एक हमारा ही घर बाकी बचा हुआ है। भगवान, तुम्हें तो भले तौर से जानती हो कि मैं एक मोची हूँ। पहले तो 20-50 का दुखड़ा धंधा चल बन भी जाता था, मगर जब से मेरे बगल में भीखू मोची आया है, मेरी दुकान की दशा दुर्बल हो गई है। ऐसे में वक्त पर दाना जुटाना भी जान को आफत हो रही है। फिर हम गरीब दिवाली कैसे मनाएंगे? और फिर कौन सा हमारे गरीब गुमटी में कोई अतिथि गण आने वाला है? अजी ऐसा न कहिए, दीपावली के दिन महालक्ष्मी घर घर में घूमती है। क्या पता इस बरस हम गरीब के घर में महालक्ष्मी की दया दृष्टि बन पड़ जाए और मेरी सोनी झोली भी भर जाए। ठीक है अंजना, मैं दिवाली के लिए कुछ दाम जोड़ता हूँ। अगर हम दोनों दाना पानी पर दाम न उड़ाए तो लक्ष्मी पूजन के लिए, दीपावली के लिए और फूल फलहार तो मोल ही ले लेंगे। दिवाली के दिन पति पत्नी 2 दिन पानी पीकर ही पेट भर कर दाना पानी के खर्च को बचा लेते हैं। आखिरकार दिवाली का दिन आता है जहाँ सभी के घरों में भांति भांति के पूरी पकवान बन रहे थे। उस गरीब के घर चूल्हा उदास पड़ा था। सांझ होने के साथ सूरज की लालिमा घटने लगती है और दिवाली की रात सभी अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं। केशव और अंजना भी पूजा अर्चना करके कहते हैं, माँ लक्ष्मी, सोचा था कि इस बरस दीपावली के दिन आपके मनपसंद केसर का खीर भोग में अर्पण करूंगी, मगर इस बरस भी रूखे सूखे फल से ही भोग लगाना पड़ेगा। अंजना की आंखों से निकले आंसू माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर पड़ते हैं। तभी एक तजोमय प्रकाश के साथ माँ लक्ष्मी प्रकट होती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी अपने टखनों पर बैठकर कहते हैं, प्रणाम माँ लक्ष्मी, आखिरकार आप हम गरीब के घर आ ही गई। अंजना, केशव, इस गरीबी में जीवन जीने के बावजूद भी तुमने मुझ पर कोई दोष नहीं लगाया, अपितु तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति बढ़ती चली गई। इसीलिए भेंट में मैं अंजना की गोद भर रही हूँ। आज से ठीक 9 माह के बाद तुम एक पुत्री जनोगी, जिसके कंचन कदमों से तुम्हारे घर की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ से निकली एक सुनहरी रोशनी अंजना के गर्भ में समा जाती है और ठीक 9 महीने बाद वो एक बेटी को जन्म देती है, जिसके पांव सोने के होते हैं। ये देखकर दंपति दंग होकर कहते हैं, ये क्या भला है? हमारी बेटी के दोनों पांव खरे सोने के समान चमक दमक रहे हैं। ये तो मेरी भी समझ से परे है। अभी दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें महालक्ष्मी की कही हुई बात याद आती है। ये जरूर माँ लक्ष्मी की जादू के जरिए हुआ है, जो हम गरीब के घर सोने के पैर वाली बेटी का जन्म हुआ है। यही हमारी बिगड़ी बनाएगी। जन्म के 6ठे दिन दोनों अपनी सोने के पांव वाली बेटी का नामकरण करते हैं। अजी, अगर हमारी बेटी के नामकरण के लिए गांव के पंडित जी को बुलाया तो वो हमारी बेटी के सोने के पांव के सच से रूबरू हो जाएंगे और फिर ये बात बाहर ना आ जाए। हाँ भगवान, बात तो खरी है, जो कि मेरी बेटी के पांव सोने के हैं,
इसलिए उसका नाम सुनहरी होगा। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में शुमार होते गए। अब सुनहरी 9 महीने की हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन आता है जब सुनहरी ने माँ की गोद से उतरकर जमीन पर कदम रखा, जिसके साथ उस गरीब के घर की काया पलट हो गई। उनके घराने के हर एक सिरे से लेकर सामान तक सोने का हो चुका था। ये देखकर दोनों बेहद स्तब्ध हुए। देखो अंजना, जैसे ही हमारी बेटी सुनहरी के सोने के पांव हम गरीब के जमीन पर पड़े, हमारा घर सोने का हो गया। ये माँ लक्ष्मी की महिमा है। बेटे की सोने के पैरों से केशव और अंजना के जीवन में गरीबी मीलों पार जा चुकी थी, मगर अब करनलिया गांव गढ़ के लोगों का निशाना उनका सुनहरा घर बन चुका था। चालाक चंपकलाल पूरे गांव के लोगों से एक की दो लगाते हुए अपनी चाल चलता है। अरे देख लो भाई बहनों, आधे से ज्यादा गांव गरीबी में दिन काट रहा है और वहीं केशव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। बड़ा कहता था कि ये गांव गढ़ मेरा परिवार है, अब देखो। चंपक के भड़कावे में आकर गांव का सारा समुदाय केशव के घर का किवाड़ पीटता है। अरे ओ केशव के बच्चे, कहाँ है? बाहर निकाल। क्या बात है सुरजीत, कैसे आना हुआ? देख लो लोगों, कल तक जिसके घर में दाने दाने की किल्लत थी, आज कैसे कुर्ता पाजामा पहने ठाट बाट से खड़ा है। क्यों रे मोची, ऐसा भी कौन सा खजाना हाथ आ गया तेरे, जो मिट्टी के गढ़ से सीधे सोने की बिल्डिंग पिटवा लिया? बस यूं समझ लो काकी कि ये सोने का घर मेरी बेटी की बदौलत मिला है। हमने तो आज तक तेरी बेटी को देखा भी नहीं और ना ही मिला, और भला ये बित्ते भर की तितैया किस्मत क्या बदलेगी तेरी। लोगों, मुझे तो लगता है ये मोची चोर उचक्का बन बैठा है, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। चलो। सभी जन केशव पर दोष लगाते हुए उसकी बेटी का ठट्ठा उड़ाकर चले जाते हैं, जिस कारण माँ लक्ष्मी का कोप उस गांव गढ़ पर अकाल बनकर बरसता है। खेत खलिहान बंजर हो जाते हैं, पानी के पोखर भी सूख जाते हैं, जिसे देखकर केशव सोच में पड़ जाता है। जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई, सब कुछ छिन्न भिन्न हो चला है। अंजना, जाने क्यों मुझे ये माँ लक्ष्मी की ही माया लगती है। वक्त आ गया है जब हमें अपनी बेटी के सुनहरे पांव की सहायता से गांव गढ़ के पेट की आग बुझानी होगी। अंजना सुनहरी को गांव में लाती है। सुनहरी जमीन के जिस हिस्से पर पैर रखती है, वो माँ लक्ष्मी के समान सोने के दमकते चरण पादुका बन जाते हैं, जिसे देखकर रमैया कहती है, ऐसे सोने के पैरों की छाप तो केवल माँ लक्ष्मी के होते हैं। रमैया के इतना कहते ही वो बच्ची आकाश के बीचों बीच उड़कर माँ लक्ष्मी में बदलते हुए कहती है, तुमने सही पहचाना रमैया, सुनहरी मेरा ही सूक्ष्म अंश है। केशव और अंजना ने इसे ग्रहण किया, इसीलिए इनकी गरीबी अमीरी में बदल गई, और तुमने जो मेरे दिए अंश को दंडवत के बजाय उसका ठट्ठा उड़ाया, इसीलिए मैंने इस गढ़ को गरीब कर दिया। महालक्ष्मी, हमारी मूढ़ता के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम इस सच से बेखबर थे, हमें एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और एक विकल्प देती हूँ, भविष्य में फिर इस भूल को न दोहराना। इसके बाद सुनहरी सोने के पैरों वाली बच्ची में बदल जाती है। अब जिस जन ने भी उसे माँ लक्ष्मी का रूप करके ग्रहण किया, उसकी गरीबी खत्म हो गई। कल तक जो गरीब मोची गढ़ में मजाक का पात्र था, उसकी बेटी के सुनहरे पांव की बदौलत न सिर्फ उसकी गरीबी दूर हुई, बल्कि वो बच्ची गरीब पिता के गौरव का कारण बन गई। इसीलिए साथियों, कभी किसी को खुद से छोटा समझने की भूल न करें। मेकअप करने वाली बहू। हरमनपुर के एक छोटे से गांव में कौशल्या नाम की औरत अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। कौशल्या की उम्र भी हो गई थी, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में वो सुंदर और खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसलिए वो घरेलू नुस्खे और थोड़ा सा मेकअप करके रहा करती थी। गांव के कुछ लोग उसे बहुत चिढ़ाया करते थे। एक दिन वो अपने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करके गांव में टहलने के लिए जाती है। आज तो बहुत अच्छा मौसम है, चलो थोड़ी सी सैर ही कराऊं। वो रास्ते से गुजर ही रही होती है कि तभी कुछ औरतें देखकर हंसने लगती है। हे भगवान, देखो तो सही, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इतनी बूढ़ी हो चुकी है और चेहरे पर मेकअप देखो कितना पोत रखा है। अब इतने तेवर है, पता नहीं
जवानी में इसके कितने तेवर होंगे। कौशल्या ये सब सुन लेती है, जिसके बाद वो वहाँ खड़ी औरतों से कहती है, अरे भगवान ने मुझे इतना अच्छा रंग रूप दिया है, तो मैं इस पर थोड़ा सा मेकअप कर भी लूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, तो क्या मैं मेकअप भी नहीं कर सकती? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितना चाहे उतना मेकअप करो। एक काम करो, पूरे महीने का मेकअप एक ही दिन में कर लो। हाँ हाँ, मैं तो करूँगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेकअप ना करे। ऐसा कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बाद गांव की औरतें उससे मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। कौशल्या को कभी किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, अरे रवि पूरे 25 साल का हो गया है, अब मुझे उसकी शादी करवा देनी चाहिए। फिर मैं भी तो इस घर की भागदौड़ से थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो अपने बेटे रवि के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। उसके इतने मेकअप करने के चलते कोई भी अपने घर की बेटी उसे नहीं देता। जिसके बाद एक दिन पंडित जी उसके घर पर आते हैं और उससे कहते हैं, देखो कौशल्या बहन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन अगर शादी करवानी है तो इस बार बिना मेकअप के ही रिश्ता पक्का करके आना। अरे शादी तो करवानी ही है मुझे अपने बेटे की। चलो, अगर मैं एक दिन मेकअप ना करूं तो क्या चला जाएगा। ऐसा सोचकर जब वो अपने बेटे रवि के लिए लड़की पसंद करने जाती है तो बिना मेकअप के ही जाती है। जिसके बाद वो रिश्ता पक्का कर देती है और अपने बेटे रवि की शादी रागिनी से करवाकर उसे अपने घर ले आती है। रागिनी बहुत खूबसूरत और सुंदर थी। उसे कभी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो हमेशा सादा और सिंपल रहा करती थी। एक दिन कौशल्या उसको देखकर कहती है, अरे बहू, अभी अभी तेरी शादी हुई है और तू जरा भी मेकअप नहीं करती अपने चेहरे पर। अरे माँ जी, इतना मेकअप करके मैं कहाँ जाऊंगी? रहना तो मुझे घर में ही है, और फिर मुझे मेकअप करने की क्या जरूरत है? अरे बहू, तू नहीं जानती कि औरतों को दिन प्रतिदिन खूबसूरत दिखना ही चाहिए ताकि मर्द उनसे नजर हटा ना सके। ये सुनने के बाद रागिनी अपनी सास की बातों पर हंसने लगती है और उनसे कहती है, अच्छा जी, मैं आपकी इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या झोला उठाकर बाजार को निकल पड़ती है। आज तो मैं पालक पनीर लेकर आऊंगी, पालक पनीर। कौशल्या बाजार जाने से पहले अपने कमरे में जाती है और थोड़ा सा और मेकअप लगा लेती है। उसे मेकअप करते हुए रागिनी देख लेती है और कहती है, अरे माँ जी, पहले ही आपके चेहरे पर इतना सारा मेकअप लगाया है और आप उसी के ऊपर और मेकअप लगा रही हो। हाँ हाँ बहू, अब मैं बाहर जा रही हूँ। 10 लोग मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे तो मेरा चेहरा ऐसा उतरा हुआ नजर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए चेहरे पर मेकअप लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ जी, ज्यादा मेकअप करने से हमारे चेहरे की त्वचा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, आप उसका भी ध्यान रखिएगा। कौशल्या रागिनी की बात को नजरअंदाज कर देती है। जिसके बाद वो बाजार में चली जाती है। बाजार में सब्जी लेते समय उसे गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं, जो उसके मेकअप को देखकर हंसने लगती हैं। हे भगवान, देखो तो सही कौशल्या बहन का चेहरा कितना मेकअप से भरा हुआ है। अरे मुझे तो लगता है कौशल्या बहन कोई मेकअप की दुकान है, तभी तो इतना मेकअप करती है। अगर एक फूंक मार दी तो इसका सारा मेकअप हवा में उड़ जाएगा। ऐसा कहकर वो सभी कौशल्या का मजाक उड़ाने लगती हैं, लेकिन कौशल्या फिर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ वो बाजार में तो आ जाती है, लेकिन वो पैसे लेकर नहीं आती, जिसकी वजह से रागिनी उसके पीछे पीछे पैसे लेकर उसके पास पहुंच जाती है। अरे माँ जी, ये लीजिए, आप पैसे तो घर पर ही भूल गई थी। कौशल्या अपनी बहू से पैसे ले लेती है और सब्जियां खरीदने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ रागिनी औरतों को अपनी सास के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। अरे ये कैसी औरत है जो औरत का ही मजाक उड़ा रही है। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। वो उस समय तो उन्हें कुछ नहीं बोलती, लेकिन घर पर आने के बाद वो अपनी सास को समझाती है। माँ जी, आप इतना मेकअप मत किया करें, और अगर करते हो तो मेकअप को सही तरीके से करें। अरे बहू, अब तू भी गांव वालों की तरह मेरे मेकअप के लिए मुझे बोल रही है। आखिर सबको मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है? अरे माँ जी, किसी को भी आपसे दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ। रागिनी कौशल्या को अपने कमरे में लेकर जाती है और शीशे के सामने बैठा देती है, जिसके बाद रागिनी अपनी अलमारी में से बहुत सारा मेकअप निकालती है और अपनी सास के चेहरे पर मेकअप करना शुरू करती है। देखते ही देखते वो अपनी सास के चेहरे पर इतना प्यारा मेकअप करती है कि उसकी सास बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। ये लो माँ जी, मैंने आपका मेकअप कर दिया है। अब कोई आपके मेकअप को देखकर कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही कौशल्या शीशे में अपना चेहरा देखती है तो वो अपने आप को देखते ही रह जाती है। हे भगवान, क्या ये सच में मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। तू तो बहुत अच्छा मेकअप करती है। तूने इतना अच्छा मेकअप कहाँ से सीखा? दरअसल माँ जी, मुझे अपने चेहरे पर मेकअप करना पसंद नहीं है, लेकिन दूसरों का मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। इसी के चलते मैंने एक पार्लर में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था। तब से मुझे मेकअप करना आता है। अरे वाह बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी टैलेंटेड है। अगर तेरे अंदर इतना टैलेंट है तो तुम मेकअप आर्टिस्ट की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? अरे इसके चलते तो तू बहुत सारा पैसा भी कमा सकती है। वैसे माँ जी, आपका आइडिया बुरा नहीं है। मुझे लोगों का मेकअप करके बहुत खुशी मिलेगी। कौशल्या अपनी बहू से मेकअप करवाने के बाद जब बाहर आती है तो सभी औरतें उसका चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, ये तो आधी उम्र में भी जवान लग रही है। अचानक से इसके चेहरे को क्या हो गया है? पहले तो बहुत बेढंगा मेकअप करती थी। उनकी बातें सुनकर कौशल्या उनसे कहती है, अरे ये मेकअप तो मेरी बहू ने किया है। वो मेकअप आर्टिस्ट है। उसके जैसा मेकअप यहाँ पर किसी को नहीं आता। कौशल्या के चेहरे को देखकर उसकी उम्र की जितनी भी सहेलियां होती हैं वो उससे कहती हैं, अरे बहन, एक काम कर, अपनी बहू से कह कि वो मेरा भी मेकअप कर दे। आज मुझे एक संगीत के जश्न में जाना है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो। कौशल्या उसे अपनी बहू के पास ले जाती है, जिसके बाद उसकी बहू रागिनी सावित्री का मेकअप कर देती है। सावित्री भी मेकअप करवाने के बाद बहुत खूबसूरत लगने लगती है। देखते ही देखते गांव की कई सारी औरतें रागिनी के पास आती हैं और अपने चेहरे पर मेकअप करवाती हैं, जिसके चलते सभी औरतें बहुत खुश होती हैं। अब कौशल्या अपनी बहू रागिनी का एक पार्लर खुलवा देती है, जिसमें रागिनी लोगों का मेकअप करना शुरू कर देती है। अरे वाह बहू, देख, आज अगर तेरे अंदर मेकअप का शौक ना होता तो तू अपने इस टैलेंट को कभी निखार ही नहीं पाती। अरे नहीं माँ जी, ये सब तो आपकी वजह से है। आपके चलते ही मैंने अपने टैलेंट को दोबारा से याद किया और उसे आपके ऊपर आजमाया। देखते ही देखते रागिनी मेकअप में बहुत पॉपुलर हो जाती है। अब गांव की हर एक औरत उसी से मेकअप करवाती है और खुशी खुशी उसे पैसे भी देकर जाती है। एक दूसरे की कॉपी करने वाली तीन बहू। हाथों में ढेरों थैला लटकाई यशोदा देवी देर सांझ घर के अंदर दस्तक देती है, जहां हॉल में बैठी हुई तीन बहू रानियां अभिलाषा, न्यासा और दिलासा उसे देखकर खुश मन से कहती हैं, माँ जी, आप आ गई। हम तीनों बहुएं आपका इंतजार कर रही थी ताकि एक संग सांझ में चाय की चुस्कियां लें। माँ जी, आपके हाथ में ये थैला, आप तो टहलने गई थी। हाँ बहू, बस टहलते टहलते भाजी तरकारी लेने बाजार पहुंच गई थी। वहाँ तुम तीनों के लिए साड़ियाँ जच गई तो बस
लगे हाथ खरीद ली। माँ जी, अब दिखाइए तो कैसी साड़ियाँ लाई हैं आप। यशोदा अपनी तीनों बहुओं को साड़ियां थमा देती है। तभी न्यासा और अभिलाषा दिलासा की साड़ी देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिसे देखकर यशोदा कहती है, क्या बात है, तुम दोनों के मुंह से हंसी के हंसगुल्ले क्यों फूट रहे हैं? जरा मैं भी तो जानूं। माँ जी, इतनी भोली ना बनिए। हम जानते हैं कि आप रस्ते का माल सस्ते में ले आई हैं। क्या मतलब है तुम दोनों का? मतलब दिलासा, जरा देखो हमारी साड़ी में कितनी रंग बिरंगे गोटे जड़े हुए हैं और वहीं तुम्हारी ये साड़ी एकदम फीकी लग रही है। ये देखकर दिलासा अपने मुंह मियां मिट्ठू होते हुए कहती है, मेरी मूरखचंद देवरानी और जेठानी जी, जिसे आप सस्ती साड़ी कह रहे हो ना, वो अमेज़न से लेकर मीशो पर इस टाइम ट्रेंड में चल रही है, समझी? और आपकी जैसी गोटेदार साड़ी तो मेरी मरी हुई नानी दादी के जमाने में चला करती थी। फिर क्या था, दोनों नकलची बहू दिलासा की साड़ी पर धावा बोल देती है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरी साड़ी। बिल्कुल नहीं, ये साड़ी तो मैं ही पहनूंगी। अपनी तीनों बहू को ऐसे लड़ता देखकर यशोदा देवी माथे पर हाथ धरे चिल्ला पड़ती है, अरे थम जाओ मेरी निकम्मी नकलची बहुरानियों, जब देखो एक दूजे की देखा देखी के होड़ में बावरी बनी रहती हो। माँ जी, हम दोनों को भी डिट्टो यही साड़ी चाहिए, वरना तुम इस घर को महाभारत का मैदान बना डालोगी, जानती हूँ। तीनों नकलची बहुओं के बीच का कलेश निपटाने के लिए यशोदा एक ही तरह की साड़ी खरीदकर झगड़ा सुलझा देती है। समय गुजरता है। फिर एक दिन दोपहर के 12 बज गए, मगर बहुओं का अब तक अता पता नहीं। जाकर देखती हूँ। यशोदा बारी बारी करके तीनों बहू के कमरे में झांकती है, जहां वो रजाई ओढ़े मूवी के मजे लूट रही थी। तभी वो तेज चिल्लाहट के साथ तीनों को बुलाती है, अभिलाषा, दिलासा, न्यासा, जल्दी से तीनों बहुएं नीचे आओ। कहिए माँ जी, क्या हुआ? देख नहीं रही, दोपहर के 12 बज चुके हैं, मगर तुम तीनों बहू तो बस एक दूसरे की डाह में या फिर यूं कह लो नकलची के मारे कमरे में बैठी हो। माँ जी, मेरा तो सर फटा जा रहा था, इसीलिए बस मलहम लगाकर सोई थी। हम दोनों बहू भी कोई भांग नहीं खाकर सोई थी, हमारे भी सर में जोरों का दर्द था। क्या बात है, तुम तीनों नकलची बहुओं की तो दाद देनी पड़ेगी। सास के आगे खड़ी होकर कितनी सफाई से सफेद झूठ बोल रही हो। पहनावे ओढ़ावे में एक दूजे की नकलची से तुम तीनों के मन को तसल्ली नहीं मिली क्या, जो अब बीमारी बदहाली में भी एक दूजे की नकल कर फिर रही हो यहाँ पर? ये सुनकर तीनों नकलची बहुएं एक ही सुरताल में बोल पड़ती हैं। माँ जी, मुझे सर दर्द सता रहा है, मुझसे आज काम नहीं होगा। बहुत खूब, मेरी तीनों नकलची बहुएं नकल करने में एक साथ साथ अब ताल में ताल भी मिलाने लगी है। तुम तीनों के लिए तो ताली बजनी चाहिए। जी शुक्रिया माँ जी। इतना कहकर तीनों नकलची बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद यशोदा को सब कुछ अकेले ही निपटाना पड़ता है। समय तेजी से बीतता है, जिसके साथ तीनों बहुओं के अंदर एक दूजे की देखा देखी और ज्यादा बढ़ने लगती है। एक दिन यशोदा अपनी बड़ी बहू अभिलाषा को बुलाती है। अभिलाषा बहू, ओ अभिलाषा बहू, जरा यहाँ तो आना। जी कहिए माँ जी। अरे मैंने सिर्फ बड़ी बहू को बुलाया था, तुम दोनों क्यों मुफ्त में यहाँ पधार पड़ी? अभिलाषा बहू, ये पुश्तैनी कंगन है जो इस घर की बड़ी बहू को मिलते हैं, इसीलिए आज से तू इसकी मालकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ। अभिलाषा के हाथों में सोने के कंगन देखकर दोनों नकलची बहू कुड़कर यशोदा पर बिगड़ जाती हैं। माँ जी, अभिलाषा भाभी को आपने ये खानदानी कंगन दिए, ये तो मेरे और दिलासा की संग सरासर ज्यादती है। अभिलाषा इस घर की बड़ी बहू है, इस नाते ये कंगन उसी के हैं। माँ जी, ये रीत रिवायत हम नहीं जानते, अब तो हमें भी इसी डिजाइन के खरे सोने की कंगन चाहिए, वरना इस जड़े हुए कंगन के लिए जंग छिड़ जाएगी। अरे ये क्या बचकानी बुद्धि है बहू, उस जमाने में ये जड़ाऊ कंगन की कीमत सिर्फ हजारों में थी, मगर आज के महंगे जमाने में इसकी कीमत लाखों में है। माँ जी, चाहे इस कंगन की कीमत करोड़ में क्यों न हो, हमें भी एकदम यही कंगन अपने हाथों में चाहिए तो चाहिए। बहुओं के हट को देखकर उनकी सास यशोदा देवी सुनार से हूबहू वैसे ही कंगन बनाने के लिए एक बड़ी कीमत अदा करती हैं और खुद में बोलती हैं, मेरी तीनों बहू की नकलची के कारण कहीं एक दिन मुझ बूढ़ी को अपनी किडनी ही बेचनी ना पड़ जाए। हे ईश्वर, मेरी तीनों बहू को सद्बुद्धि दो। यशोदा अपनी तीनों बहुओं को कंगन बांट देती है, जिसके बाद उनके बीच शांति बनी रहती है।
एक दिन गांव में रहने वाली मंगला यशोदा के घर आती है। यशोदा, अरे ओ यशोदा रानी, अरे कहाँ हो? आजा मंगला, भीतर ही हूँ। अरे बहू, जरा जल्दी से 2 कप चाय तो बना दे। जी माँ जी। और सुना मंगला, आज तुझे ये भूली बिसरी गली कैसे याद आ गई? अरे यशोदा, आज शाम मेरी नई नवेली बहू की मुंह दिखाई है, बस उसी का न्योता देने आई थी। आ जाना तू और अपनी तीनों नकलची बहू रानियों को भी ले आना। वैसे इनकी देखा देखी छोटी या नहीं? अरे बस मत पूछ मंगला, इन तीनों की नकलची बहुओं के देखा देखी से मैं बुढ़िया तो तंग ही हो गई हूँ। अभी यशोदा अपनी गाथा गा ही रही थी कि तीनों बहू चाय लेकर हाजिर हो जाती हैं। माँ जी, मंगला मौसी, ये लीजिए चाय। अरे हम तो 2 जन हैं, फिर यह आधा दर्जन चाय के भरे कप किस खुशी में यशोदा की बहू? भूत प्रेत को भी चाय पीने के लिए निमंत्रण भेजा है क्या? मासी जी मजाक छोड़िए, अब बस मेरे हाथों की बनी चाय की चुस्की लीजिए। इसमें अदरक इलायची कूट कूट कर डाला है। मौसी जी, इसे परे रखकर मेरी चाय पीजिए, मैंने भी अदरक इलायची डाली है। अरे बंद करो तुम दोनों डींगे हाँकना। मंगला मौसी, आप तो बस मेरी बनाई चाय पीजिए। बेचारी मंगला की मजबूरन तीनों बहू का मन रखने के लिए 3 कप चाय पी जाती हैं। चलती हूँ यशोदा, शाम को आ जाना। शाम होते ही तीनों बहू एक दूजे की नकलची करते हुए नारंगी रंग की साड़ी पहनकर खूब सारा मेकअप लपेटकर यशोदा के पास आती हैं। हम तीनों तैयार हैं माँ जी, चलिए। अरे ये कितना लीपा पोती कर लिया है तुमने, भयंकर भूत लग रही हो। माँ जी, मैंने तो उतनी ही मात्रा में मेकअप लगाया है जितना न्यासा और दिलासा ने लगाया है। हाँ, मैंने भी तुम दोनों की तरह नाप तोल कर मेकअप किया है। राम ही राखे, तुम्हें समझाना दीवार में सर मारने के बराबर है। चलो अब। जैसे ही तीनों बहुएं मंगला के घर मुंह दिखाई के अवसर पर पहुंचती हैं, सभी औरतें उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे यशोदा, ये तेरी बहुरानियां मुंह दिखाई में आई हैं कि किसी मुजरा करने आई हैं? कितना मेकअप थोपा है थोपड़े पर अपने। ये सुनकर तीनों नकलची बहुएं एक दूजे को निहारती हुई कहती हैं। लगता है हम तीनों ने एक दूजे की नकल में ओवरलोड मेकअप कर लिया है। अपनी तीनों बहू का फीका मुंह देखकर यशोदा बात संभालते हुए कहती हैं। अरे बोलो भला, आज के मॉडर्न जमाने में बहू बेटियां मेकअप नहीं करेंगी तो क्या हम बुढ़िया करेंगी? यशोदा की इस बात से सभी के मुंह पर ताला पड़ जाता है, मगर उसकी तीनों बहू बेहद शर्मिंदगी महसूस करती हैं, जिसके आगे वो न तो कभी एक दूजे की देखा देखी करती और न अपनी सास को शिकायत का मौका देती। मगर इस कहानी से एक सीख तो साफ है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, वरना नकलची बहुओं के जैसा अगला नंबर आप भी हो सकती है।